नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर ग्राउंड से जुड़ी हुई तमाम एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ बुलेटिन हम ओपन करने जा रहे हैं यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। जानकारी है कि अमेरिका से यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूएस से यूक्रेन को फिर सैन्य मदद नहीं, और साथ ही साथ यूएस कांग्रेस में यूक्रेन को मदद बिना ही बिल पास हो गया है और यूक्रेनी सेना को हथियारों की सख्त जरूरत है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन के लिए आ रही है। बस एक हमला और दुनिया एक ऐसे खतरे में घिर सकती है जिसमें पूरे यूरोप में एटमी जलजला आ सकता है। रूस ने ऐलान कर दिया है अगर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया तो वो परमाणु हमला कर देगा। इसके लिए रूस ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। अमेरिका के अलावा नेटो देशों में तबाही मचाने के लिए रूस ने आर्कटिक बेस में एटमी हथियारों से लैस मिसाइल अलर्ट मोड पर डाल दी हैं। उधर अमेरिका ने भी सुपर फाइटर जेट F-35 को एटमी हथियार से लैस करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यानी तनातनी लगातार बढ़ रही है जो कभी भी एटमी टकराव में बदल सकती है। नेटो में स्वीडन शामिल किया हुआ यूरोप में एटमी युद्ध का बिगुल बच गया। कभी भी किसी भी वक्त तबाही की एटमी स्ट्राइक हो सकती है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अगर नेटो या फिर रूस किसी भी तरफ से हमला हुआ तो यूरोप में तबाही का ज्वालामुखी फटने से कोई नहीं बचा सकता। इसकी वजह भी समझ लीजिए जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पहली वजह फिनलैंड के बाद स्वीडन का नेटो में शामिल होना। दूसरी वजह अमेरिका ने F-35 को परमाणु क्षमता से लैस किया। तीसरी वजह पोलैंड की धरती से यूक्रेन पहुंचेंगे नेटो सैनिक। चौथी वजह फ्रांस सैनिकों के साथ हाईटेक हथियार भी भेज रहा है। पांचवी वजह नेटो सदस्य देशों ने रूसी बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात की। छठी वजह आर्कटिक में नेटो बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। रूस की घेराबंदी के लिए अब नेटो ने कमर कस ली है और इसके लिए पेंटागन से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। स्वीडन को शामिल करके नेटो ने रूस को खुला चैलेंज दे दिया है कि आने वाले समय में वो यूक्रेन को भी इसी तरह नेटो में शामिल कर सकता है। अब तक रूस करो या मरो वाली स्थिति में जा पहुंचा है। अगर रूस अभी कुछ नहीं कर पाता तो हालात कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि नेटो जिस तरीके से घेराबंदी कर रहा है उससे साफ है कि वो हमला भी करेगा और रूस को सोवियत संघ की तरह खंड खंड भी कर सकता है, जिससे रूस फिर कभी सिर न उठा पाए। यही वजह है कि नेटो सबसे पहले उन देशों की सैन्य ताकत बढ़ा रहा है जो रूस के एकदम पास पड़ते हैं। एक दिन पहले रूस ने वहां डिफेंस सिस्टम लगाए थे, अब मिसाइलों की तैनाती कर दी है। उन देशों के नाम सुन लीजिए: नॉर्डिक देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, जबकि पोलैंड, यूक्रेन और मोल्दोवा में भी लॉन्ग रेंज मिसाइल लगाई जा रही हैं।
अब कहीं रूस हमला ना कर दे, इसलिए अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें F-35 को परमाणु हथियार से लैस कर दिया है। परमाणु बम लगाए जाने का मतलब है कि अमेरिका तैयारी कर चुका है कि अगर रूस नेटो देशों पर हमला करता है तो अमेरिका F-35 भेजकर हिरोशिमा नागासाकी जैसी तबाही रूस में मचा सके। इसके लिए F-35 की तैनाती यूरोप में पड़ने वाले नेटो बेस पर करने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया है। जिस न्यूक्लियर बम को F-35 में लगाया जाएगा उसे B-61-12 न्यूक्लियर बम से सर्टिफाई किया गया है। B-61-12 परमाणु बम को खासतौर पर F-35 के लिए बनाया गया है। इसका अपग्रेडेड वर्जन B-61-13 ग्रेविटी बम भी तैयार किया जा रहा है, जो F सीरीज के हर जेट में फिट किया जा सकेगा। लेकिन इसके जवाब में पुतिन ने भी तैयारी काफी पहले कर ली थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि यूरोप में एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब दबदबा बनाए रखने के लिए एटमी हुंकार ही आखिरी विकल्प होगा। और इसके लिए रूस ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं जहां आर्कटिक बेस से लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए हमला किया जा सकता है। पहला टारगेट है रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, जिसकी दूरी आर्कटिक से रूसी बेस से करीब 6000 किलोमीटर है। और इसके अलावा फ्रांस के 3 शहर रूस के टारगेट पर हैं। पेरिस, जिसकी दूरी आर्कटिक से करीब 5000 किलोमीटर, फ्रांस का मार्सिले, जो रूसी साइलों से करीब 5700 किलोमीटर है, और इसी तरह फ्रांस का लियोन भी करीब 550 किलोमीटर दूर है। जर्मनी की बात की जाए तो वो हैम्बर्ग भी टारगेट पर है उसका, और जर्मनी के म्यूनिक की आर्कटिक से दूरी करीब 5300 किलोमीटर है। जर्मनी के ही गार्मिस की आर्कटिक से दूरी करीब म्यूनिक जितनी है। पोलैंड का वॉर्सो भी निशाने पर है, और जो जानकारी आ रही है वो ये कि आर्कटिक से इसकी दूरी 500 किलोमीटर है। जबकि रूस ब्रिटेन पर भी बम बरसा सकता है। टारगेट पर सबसे पहले लंदन है। इसके अलावा रूस के टारगेट पर अमेरिका के कई शहर हैं, जहां वो ICBM से न्यूक्लियर अटैक करके तबाही मचा सकता है। इसके लिए RS-28 सर्मन साइलो में अलर्ट मोड पर है। पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस यूरोपीय देशों और अमेरिका पर आर्कटिक से हमला करेगा। यही वजह है कि रूस ने कोल्ड वॉर के वक्त की मिलिट्री बेस को फिर से एक्टिव किया है। साइलो साइट इसी इलाके में सबसे ज्यादा बनाई गई है और निगरानी के लिए न्यूक्लियर सबमरीन पेट्रोलिंग करती रहती है। रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो ने आर्कटिक में वॉर ड्रिल शुरू की है। हालांकि ये ड्रिल डिफेंडर का हिस्सा है, जिसमें इस बार नॉर्वे के पास समंदर में नेवी ड्रिल और नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पर नेटो के जेट्स उड़ रहे हैं। रूस की तरफ से कहा गया है कि ड्रिल के जरिए नेटो रूस को धमकाने की कोशिश में है। सिर्फ यही नहीं, नेटो ड्रिल के अलावा
रूसी बॉर्डर के पास डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर लगाकर रूस पर दबाव बढ़ा रहा है। इस बीच यूक्रेन में फ्रांस के सेना भेजने के फैसले ने पुतिन का पारा बढ़ा दिया है, जिस पर पोलैंड ने सहमति जता दी है, यानी यूक्रेन फिर से युद्ध में वापसी कर सकता है। ऐसा हुआ तो इस बार पुतिन एटमी अस्त्र का प्रयोग जरूर करेंगे, जिसमें सबसे पहला टारगेट वो देश होंगे जिन्होंने यूक्रेन को हथियार और सैनिक भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर यह है कि रूस ने सुखोई 25 से भीषण बमबारी की है। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। यूक्रेन इस वक्त हर तरह से रूस के सामने कमजोर है। न गोला बारूद बचा है और न ही पर्याप्त सैनिक बचे हैं। ऐसे में नेटो के हथियार आने तक रूस के सामने टिके रहना एक बड़ी चुनौती है। यूक्रेन अपनी जमीन पर भले ही रूस को बड़े जख्म देने में नाकाम है, लेकिन जेलेंस्की ने नई रणनीति के तहत रूस के शहरों पर हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन इस बार रूस के बहुत अंदर तक जाकर हमला कर रहा है और किसी लॉन्ग रेंज हथियार की जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शनिवार की सुबह रूस ने 50 ड्रोन से हमला किया। बुधवार से शनिवार तक के हमले में रूस के कई तेल डिपो में आग लग गई। रूस के खिलाफ जेलेंस्की का प्लान ट्रायंगल। जेलेंस्की के शातिर दिमाग से निकला एक ऐसा त्रिकोण जो रूस को 3 मोर्चे पर उलझाने वाला है। और जेलेंस्की की त्रिकोण वाली राजनीति के सबसे अहम योद्धा रहने वाले हैं ऐसे ड्रोन। ये रूस की सेना से अपनी जमीन बचाने की ऐसी रणनीति है जो कामयाबी आसमान के रास्ते हासिल करने वाला है। कोशिश शुरू हो चुकी है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और फिर शनिवार। पहले 3 दिनों में मामूली कामयाबी और फिर इतना बड़ा हमला कि रूसी सेना के भी होश उड़ गए। शनिवार की सुबह जो खबर आई उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की सीमा के करीब किस कदर दहशत का माहौल होगा। इस बार यूक्रेन सिर्फ बेलगोरोद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब दायरा बहुत बढ़ चुका है। यूक्रेन ने रूस पर 50 ड्रोन से हमला किया। रूस की सेना ने 47 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रूस के कई शहरों में आग लगने से दहशत मची है। रूस के ऑयल डिपो को यूक्रेन टारगेट कर रहा है। यानी जेलेंस्की के ऑपरेशन ट्रायंगल की बात करें तो जेलेंस्की ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें यूक्रेन के भीतर रूसी सेना से मुकाबला कर रहे जवानों के बिना ही यह मिशन पूरा किया जा सके। फिलहाल जेलेंस्की के त्रिकोण मिशन में सिर्फ 3 तरह की चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें पहला है ड्रोन, दूसरा ड्रोन चलाने के एक्सपर्ट और तीसरा इस मिशन का कमांड सेंटर। कमांड सेंटर से रूस के भीतर के टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं। ड्रोन एक्सपर्ट हमले कर रहे हैं और फिक्स्ड विंग ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।
अब तक रूस की जमीन पर कई धमाके हो चुके हैं, लेकिन उसकी डिटेल आने के साथ जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस बार ज़ेलेंस्की बिना लॉन्ग रेंज वेपन के रूस के बहुत भीतर तक जाकर हमला करने की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको नई रणनीति के बारे में बताते हैं। ज़ेलेंस्की का प्लान इस बार रूस के कई बड़े शहरों को दहलाने का है। अब तक यूक्रेन ने जिस तरह से हमला किया है उसमें रूस का एक बहुत बड़ा इलाका हमले के दायरे में है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 10,45,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका यूक्रेन के टारगेट पर है। गुरुवार को यूक्रेन ने रूस के तुला इलाके में हमला किया। यूक्रेन के 6 ड्रोन इस इलाके तक पहुंचने में कामयाब रहे। जहां हमला हुआ वो यूक्रेनी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है, यानी यूक्रेन रूस के बहुत भीतर घुसकर हमला कर रहा है। बुधवार को कुर्स्क इलाके के एक ऑयल डिपो पर हमला किया गया। ये यूक्रेनी सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के पास गोला बारूद की भारी कमी है, आर्टिलरी खाली है, सैनिकों की भारी कमी है। ऐसे में यूक्रेन ने एक बार फिर ड्रोन वॉर की तरफ शिफ्ट किया है। यूक्रेन के बॉर्डर पर कई सीक्रेट कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां से ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन ट्रायंगल आगे बढ़ रहा है। यानी ज़ेलेंस्की अब रूस में वैसे ही तबाही चाहते हैं जैसी यूक्रेन में युद्ध के दौरान हुई है। ज़ेलेंस्की भी रूस में बाखमत और खैरसोन जैसा खंडहर का शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम टारगेट रूस के कई ऑयल डिपो हैं, गैस स्टेशन, ताकि रूस को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जा सके। नतीजा आपके सामने है। यह रूस का खाती मैनसिस्क है। दावा है कि यूक्रेन हमले से यहां ऑयल डिपो में आग लग गई। ये 5 मार्च की तस्वीरें हैं जब बेलगोरोद के एक ऑयल डिपो में आग लगी थी। बेलगोरोद यूक्रेन की सीमा पर है और यूक्रेन यहां लगातार हमले की कोशिश में रहता है। ये शनिवार सुबह की तस्वीरें हैं। रूस के कुर्स्क इलाके में आसमान धमाकों से गूंज रहा है। अब सुबह की तस्वीरें देखिए। कुर्स्क के एक अपार्टमेंट का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। दावा है कि यहां यूक्रेनी ड्रोन का मलबा गिरा था। और इससे भी भयानक तस्वीर कुर्स्क के स्टील फैक्ट्री की है। हमला शुक्रवार को हुआ था। फैक्ट्री के भीतर लगे कैमरों में कैप्चर तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन इस फैक्ट्री की दीवार और छत से टकराया था। यूक्रेन ने रूस की स्टील फैक्ट्री को निशाना बनाया। स्टील फैक्ट्री की चिमनी को ड्रोन से उड़ा दिया गया। यह फैक्ट्री यूक्रेन की सीमा से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। कुर्स्क और बेलगोरोद में कामयाबी के बाद शुक्रवार की देर रात से ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ट्रायंगल ने नया टारगेट तय किया है। शुक्रवार की रात से शनिवार की सुबह तक सबसे ज्यादा फोकस रूस के रोस्तोव इलाके पर था। रूस ने रोस्तोव में ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रोस्तोव में यूक्रेन के 41 ड्रोन गिराए गए। कुर्स्क के आसमान में सिर्फ 2 ड्रोन नष्ट किए गए। रूस के वोल्गाग्राद इलाके में भी 3 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, जबकि बेलगोरोद में सिर्फ 1 यूक्रेनी ड्रोन दाखिल हुआ। यूक्रेन वैसे ही हमले कर रहा है जैसे हमले के लिए ज़ेलेंस्की लंबे समय से लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की मांग कर रहे थे। मिसाइलें और F-16 के इंतजार के बीच अब वैसा ही प्रहार ड्रोन से शुरू कर दिया है। यूक्रेन कौन सा ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की का मिशन ट्रायंगल बहुत हद तक कामयाब जरूर हो रहा है। यूक्रेन ने जिन इलाकों को टारगेट किया है वहां रूस के कई एयर डिफेंस की तैनाती की गई है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन
बेहद नीची उड़ान भरकर एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। इन हमलों के बीच ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10,000 हाईटेक ड्रोन देने का भी ऐलान किया है। फिलहाल यूक्रेन की कोशिश रूस के अधिक से अधिक ऑयल डिपो को तबाह करने की है, ताकि रूस के निर्यात पर असर बना रहे। रूस ने पिछले महीने गैसोलीन के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर आ रही है, रूसी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा ऐलान। 24 घंटे में यूक्रेन के 47 ड्रोन तबाह हुए हैं। रूस के 4 शहरों में 47 ड्रोन तबाह हुए हैं। रूसी एयर डिफेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा टर्न आ गया है। सर्दी खत्म होने के साथ रूसी सेना ने महाबम से हमला करना शुरू कर दिया है। रूसी फौज इस वक्त यूक्रेनी ठिकानों पर 1500 किलो के मॉन्स्टर बम से हमले कर रही है। ये वो हमला है जिसकी वजह से हर घंटे यूक्रेन के 30 सैनिकों की मौत हो रही है। रूसी फौज तबाही का ये तूफान इसलिए लेकर आई है क्योंकि वो यूक्रेन को ब्लैक सी से काटना चाहती है। यूक्रेन लैंडलॉक देश बनने जा रहा है। यूक्रेन पोर्ट विहीन बनने जा रहा है। रूस यूक्रेन को समंदर से काटने जा रहा है। अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुतिन पलटन अब 1500 किलो के बम से हमले कर रही है। उसके टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन का दक्षिणी शहर ओडेसा है। ये यूक्रेन का पोर्ट सिटी। रूसी सेना इसी ओडेसा को तबाह कर रही है। ओडेसा में इस वक्त वैसा ही हमला हो रहा है जैसा कभी बाखमुत में और अब अवदीपका में हो रहा है। रूस भीषण हमला कर ओडेसा पर कब्जा करना चाहता है। मकसद है यूक्रेन को ओडेसा से काटना। अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा हुआ, अगर ओडेसा यूक्रेन से कटा तो रूस ब्लैक सी से भी कट जाएगा। ओडेसा में यूक्रेन का इकलौता बंदरगाह है। यूक्रेन के लोगों के लिए रसद और जंग के लिए हथियार इसी पोर्ट से आते हैं। अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा हुआ तो न सिर्फ यूक्रेन में भूखमरी फैल जाएगी, बल्कि यूक्रेनी सेना की हथियार सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट जाएगी। इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। यूक्रेन को पराजय से फिर कोई नहीं बचा पाएगा। अपने इसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना ने अब 1500 किलो के बम से हमला शुरू किया है। इस बम का नाम है मॉन्स्टर बम। 2 साल के युद्ध में रूस ने इस बम का पहली बार इस्तेमाल करना शुरू किया है। युद्ध के मैदान में रूस ने 1500 किलो के मॉन्स्टर बम से विस्फोट किया तो बहुत बड़ा प्रलय आ गया। विस्फोट के बाद बारूदी गुबार 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा उठा। इस धमाके को जिस किसी ने भी देखा वो दहल गया।
वहां बम से ये धमाके इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि सर्दी खत्म होने के साथ, बर्फ पिघलने के साथ ही रूस के हमले न सिर्फ तेज हो गए हैं बल्कि विध्वंसक भी हो गए हैं। क्लिश्चिवका में रूस ने भीषण हमला किया। यूक्रेन के कम से कम 15 सैनिक मारे गए। ओडेसा में रूसी फौज ने यूक्रेनी पोजीशन पर हॉवित्जर तोप से धावा बोला। डोनेट्स्क में रूस के अलग अलग हमलों में यूक्रेन के 300 सैनिक खत्म हो गए। खेरसोन में रूसी आक्रमण में यूक्रेन के 55 जवान मारे गए। नीपर नदी के दोनों तरफ रूसी सेना का कब्जा हो गया है। अवदीवका में रूसी फौज ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला किया। पिछले एक हफ्ते में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सात दिन के अंदर सिर्फ अवदीवका में यूक्रेन के 3000 सैनिक खत्म हो गए। वहीं डोनेट्स्क में 2000 यूक्रेनी जवान मारे गए। यानी एक हफ्ते में सिर्फ 2 जगहों पर ही यूक्रेन को 5000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 7 दिनों से हर घंटे यूक्रेन के 30 सैनिक मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी धरती पर त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेनी फोर्सेस भी काउंटर अटैक की कोशिश में हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्सेस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। यूक्रेनी सेना ने कई फ्रंट पर पलटवार की कोशिश की है, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। रूसी फौज भीषण हमला करते हुए पूर्वी यूक्रेन से दक्षिणी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना रूसी फौज को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो सकी। खेरसोन में यूक्रेन ने हमला किया तो रूस का सैन्य वाहन जल गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने एंटी टैंक माइंस से धमाका कर रूस के आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया। यूक्रेन के इस हमले में न सिर्फ रूस का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया बल्कि कई रूसी सैनिक भी मारे गए। डोनेट्स्क में यूक्रेनी स्नाइपर ने 700 मीटर की दूरी से रूसी सैनिक को खत्म कर दिया। यूक्रेनी सेना इस तरह गुरिल्ला हमले कर रही है। गुरिल्ला हमले की वजह है हथियार और सैनिकों की कमी। यूक्रेन युद्ध में इतना कमजोर हो गया है कि अब रूस के सामने उसके लिए टिक पाना आसान नहीं हो रहा है। नेटो की तरफ से अगर यूक्रेन को जल्दी हथियार सप्लाई नहीं हुए तो यूक्रेन न तो युद्ध में वापसी कर पाएगा और न ही रूसी सेना के सामने टिक पाएगा। उसकी हार बहुत निकट आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अब तक चीन दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। एटमी विनाशकों की तादाद लगातार बढ़ रही थी, मगर अब ड्रैगन के एटमी विस्तार से जुड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वो ये बताएगी कि चीन दुनिया के लिए परमाणु विनाश का सूत्रधार कैसे बन सकता है। जानते हैं क्यों हम ये कह रहे हैं। दरअसल चीन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ अपने सहयोगियों के भी एटमी जखीरे को बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है, वो भी बिना किसी को भनक लगे। आखिर ये हो कैसे रहा है सब, देखिए इस रिपोर्ट में।
जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक के खेप को धड़ल्ले से न सिर्फ ड्रैगन कंट्री बढ़ाने में जुटा है, बल्कि उसके साथ साथ अपने सहयोगियों को परमाणु संपन्न मुल्क बनाने के लिए बारूदी जखीरे में एटमी हथियारों की तादाद बढ़ाने के लिए जिनपिंग पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। दरअसल इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट ने अपनी रिसर्च से एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीन अपने एटमी हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। ड्रैगन सहयोगी देशों की परमाणु ताकत भी बढ़ाने में जुटा है। इस फहरिस्त में ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्क शामिल हैं। चीन और उसके सहयोगी देशों की न्यूक्लियर तैयारी से जुड़ी जो हॉरर रिपोर्ट सामने आई है, उससे ग्लोबल एटमी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये तीनों मुल्क ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, दुनिया को न्यूक्लियर विनाश की आग में झोंक सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिनपिंग ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर किसी बड़े परमाणु हमले की फिराक में हैं? क्या ड्रैगन अपने एटमी जखीरे से दक्षिण चीन सागर में वहां तबाही लाना चाहता है, या फिर जिनपिंग का ईरान और पाकिस्तान को दिया जाने वाला एटमी सहयोग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? क्योंकि चीन पाकिस्तान तो पहले से ही परमाणु संपन्न देश है। ये दोनों मुल्क कई दशकों से एटमी हथियार बना रहे हैं, लेकिन ईरान मौजूदा वक्त में भी नॉन न्यूक्लियर देश है। दशकों से ईरान पहला परमाणु हथियार बनाने में जुटा है, मगर यूएस प्रतिबंधों के चलते ईरान कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान को न्यूक्लियर मदद कर ड्रैगन सीधे अमेरिका को चुनौती देगा, क्योंकि अरब में ईरान महाशक्ति अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। ऐसे में चीन की मदद से अगर ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरा होता है, अगर वो एटमी हथियार वाला मुल्क बनता है, तो मुमकिन है ईरान का पहला टारगेट सुपर पावर अमेरिका हो। मतलब ये कि जिस हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने किया, अब उसी हथियार से अमेरिका पर प्रहार होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। यकीन मानिए, अगर ये आशंकाएं हकीकत में तब्दील हुई तो फिर ड्रैगन को सुपर पावर बनने में देर नहीं लगेगी, उसकी विस्तारवादी सोच भी परवान चढ़ने लगेगी। दरअसल इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट ने यह भी दावा किया है कि जिस तरह दुनिया भर में मौजूद अलग अलग फ्रंट पर युद्ध के हालात बने हैं, इसी का फायदा उठाकर चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने की तैयारी में है। और अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही जिनपिंग ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ ड्रैगन अपने एटमी जखीरे को भी अपग्रेड कर रहा है। जी हां, चीन की सेना लॉन्ग रेंज आईसीबीएम तैयार करने में जुटी है। हाल ही में चीन ने H-6 बॉम्बर के 3 वर्जन तैयार किए हैं। इसके अलावा चीन एटमी मिसाइलों की तादाद बढ़ा रहा है, परमाणु मिसाइलों को छिपाने के लिए साइलो तैयार कर रहा है। दरअसल चीन बीते कुछ सालों में न्यूक्लियर वॉरहेड की तादाद चोरी छिपे बनाने में जुटा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में मौजूद किसी भी एजेंसी या फिर संस्था के पास चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है। यानी चीन के पास मौजूदा वक्त में कितने परमाणु बम हैं, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और शायद यही वजह है कि पीएलए के ही एक जनरल ने चीनी डिफेंस को अपनी असली ताकत दुनिया को दिखाने के लिए कहा है। मसलन
चीन को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम कितने ताकतवर हैं, हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, उसे छिपाने के बजाय हमें दुनिया को खुलेआम दिखाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया हमारी असली ताकत जान सके। सबसे अहम यह है कि हमें नकली ताकत के प्रदर्शन से बचना चाहिए। हालांकि ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति को लागू करने के लिए जितनी मर्जी साजिश रच ले, मगर ड्रैगन के हर हथकंडे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। और इसी बीच चीन के कट्टर विरोधी कुर्ट कैम्पबेल को अमेरिकी विदेश मंत्रालय में नंबर 2 बनाया गया है। दरअसल कैम्पबेल वही अमेरिकी नेता हैं जिन्होंने चीन के खिलाफ पैसिफिक रीजन में ऑकस जैसा मजबूत संगठन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को मजबूत और सक्रिय बनाने में भी कैम्पबेल का खास रोल रहा है। मतलब यह कि ड्रैगन के एटमी सनक को तोड़ने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और बाकी मुल्कों के साथ चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है ताकि चीन की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो उसे दबोचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हूती का अस्तित्व बहुत जल्द खत्म हो सकता है। हूती ने अमेरिका के बाद सिंगापुर के जहाज पर हमला किया तो अमेरिका का ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू हो गया। अमेरिका हूती के ठिकानों पर 24 घंटे से विध्वंसक एयर स्ट्राइक कर रहा है। अमेरिकी हमले की वजह से हूती का ऑपरेशन थिएटर बर्बाद हो गया है और इसी के साथ यमन में आपातकाल लग गया है। हूती की टॉप लीडरशिप जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गई है। यमन में आपातकाल लग गया है। हूती के लड़ाके बंकर में पहुंच गए हैं। हूती सेना ने स्टेटमेंट जारी करना बंद कर दिया है। यमन में जिन इलाकों पर हूती का कब्जा है वहां इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने हूती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका ने हूती पर आक्रमण तब किया जब 24 घंटे के अंदर ही हूती ने 2 जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हूती ने जिन जहाजों पर हमला किया उनमें से एक शिप अमेरिका का है और दूसरा सिंगापुर का। सिंगापुर की जहाज पर हमला अदन की खाड़ी में हुआ तो अमेरिकी शिप पर अटैक लाल सागर में किया गया। हूती के हमले में सिर्फ अमेरिका का जहाज ही नहीं जला बल्कि 2 क्रू मेंबर्स की मौत भी हो गई। इसी के बाद अमेरिका ने हूती के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। यमन में हूती के ठिकानों पर 24 घंटे से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। अमेरिका के हमले में न सिर्फ हूती के मिसाइल लॉन्च साइट तहस नहस हो रही हैं, बल्कि उसके हथियार भी जल रहे हैं। अमेरिका के हमले में हूती का ऑपरेशन थिएटर भी बर्बाद हो गया है। ये हूती के लिए अब तक का बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि यमन पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक हूती का खात्मा नहीं हो जाता।
इतना ही नहीं, सुपर पावर ने ईरान को भी चेतावनी दे दी है कि अगर वो युद्ध में आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका की इस ऐलान और विनाश के बारूदी तूफान के बाद से ही यमन में आपातकाल लग गया है। हूती की पूरी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है। कहा जा रहा है कि हूती के सभी बड़े लीडर बंकर में पहुंच गए हैं। हूती सेना हर रोज हमले को लेकर स्टेटमेंट जारी करती थी, अब उसका प्रसारण भी बंद कर दिया गया है। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने बयान जारी कर कहा है कि ऑपरेशन थिएटर में आपातकालीन घटना के कारण मिलिट्री स्टेटमेंट कुछ समय तक जारी नहीं होंगे। माना जा रहा है कि अमेरिकी हमले में हूती के ऑपरेशन थिएटर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है कि हूती मिसाइलें नहीं लॉन्च कर पा रहा है। हूती को यह भी डर है कि अब अमेरिका उसकी लीडरशिप को टारगेट करेगा। यही वजह है कि पूरी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है। उधर हूती पर ऑल राउंड अटैक हमला करने के लिए टास्क फोर्स में युद्धपोत बढ़ाए जा रहे हैं। सभी वॉरशिप पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाकर हर हमले को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। जाहिर है अमेरिकी हमले में यमन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हूती का अंत नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रूस में भी सैनिकों की कमी है। रूस ने सेना की कमी को पूरा करने के लिए कई बार भर्ती अभियान चलाया। अब रूस में कई ऐसे लोग हैं जो अब तक अपनी जिंदगी में कुछ और कर रहे थे, लेकिन अब वो सेना की वर्दी पहनकर युद्ध लड़ रहे हैं। रूस की एक बेले डांसर भी अब पुतिन की कमांडर बन चुकी है। दर्शकों की तालियां बटोरने वाली डांसर अब यूक्रेनी सैनिकों की गोलियों का सामना कर रही है। रूस की ये लड़की स्टेज पर अपनी इन्हीं अदाओं से लोगों का दिल जीत लेती थी। तालियां बजती थी और अपनी कला को निखारने के लिए ये डांसर कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन चंद बरसों में न सिर्फ इस लड़की का लिबास बदला, बल्कि पहचान और मकसद भी पूरी तरह से अलग हो गया। अब ये डांसर सोल्जर बन चुकी है, एक कलाकार कमांडर बन चुका है। अब ये दर्शकों का दिल जीतने नहीं बल्कि यूक्रेन को जीतने निकल चुकी है। पहले डांस में थिरकने वाली लड़की अब हथियार लेकर चलती है और धमाकों के शोर में युद्ध लड़ती है। सेना में इस लड़की का कॉल साइन वाल्किरी है। इस लड़की ने बताया है कि पहले डांस इंसान को मेहनत करना सिखाता है। डांस ने ही उसके व्यक्तित्व को निखारा था। डांस की ट्रेनिंग भी किसी सेना की ट्रेनिंग जैसी ही है। डांस से इंसान का शरीर बेहद मजबूत होता है। डांस के अलावा भी ये लड़की बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन सैनिक बनने का मकसद कभी नहीं रहा। इस पहले डांसर का दूसरा शौक बाइक चलाना था। ये बाइकर्स की नाइट वाल्किरी ग्रुप की सदस्य है। सेना में कॉल साइन भी इसी ग्रुप पर रखा गया। बाइकर्स का ग्रुप दूसरे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा है। युद्ध के बाद ये लड़की उस टीम में शामिल हो गई जो जंग से लौटने वाले सैनिकों की मदद करती थी। पहले डांसर जख्मी सैनिकों के इलाज में मदद कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान रूसी कमांडर से हुई। रूस के कमांडर ने डांसर को सोल्जर बनने का ऑफर दिया और फिर एक लड़की का सफर स्टेज से मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के लिए शुरू हुआ। अब इस डांसर की लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है। अब स्टेज की जगह जंग का मैदान है और सामने ताली बजाते दर्शकों की जगह गोलियां बरसाते यूक्रेन के सैनिक। पहले डांसर अब डिप्टी कमांडर बन चुकी है। युद्ध के दौरान कई बार जख्मी भी हुई है। यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर कई बार रह चुकी है। रूस की मीडिया में इंटरव्यू के दौरान बैले डांसर ने बताया कि उसे युद्ध लड़ने में कभी डर नहीं लगा, क्योंकि बैले डांसर होने के साथ वो देशभक्त भी है।
इसलिए देश के लिए लड़ना उसे पसंद है और उसकी जान भी चली जाए तो उसे इसकी परवाह नहीं है। लगातार वॉर जोन में रहने वाली ये बैले डांसर अपनी बाइक और डांस को जरूर याद करती है। इसे उम्मीद है कि रूस जल्द यूक्रेन में जीत हासिल करेगा और फिर वो दोबारा स्टेज पर होगी। दोबारा उसकी जिंदगी में सुपर बाइक्स होंगी, लेकिन तब तक बम और हथियार ही उसकी जिंदगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।